हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 5 इट इज इन एनसीईआरटी, और इसका लेक्चर 3 करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइज। आज हम करने वाले हैं काइनेटिक गैस थ्योरी। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक्चुअल में द नेम इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो क्या है? यानी गैस जो है वो लगातार चलती रहती है, हमें पता है। कंस्टिट्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम्स, एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल। छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है गैसेस, ये सबको पता है ना, एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस। अब उसके बाद में इन पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे? या तो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरा तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर गैसेस बनती हैं जो टाइनी पार्टिकल है। द साइज ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एंड द मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज एम्प्टी। जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का साइज होता है वो लगभग ना के बराबर है। इसका मतलब क्या है? आपके रूम में पूरी गैस भरी हुई है, ठीक है। अगर मैं उस गैस को लिक्विड बना दूं या सॉलिड बना दूं, तो उस गैस का टोटल वॉल्यूम होगा लगभग 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप में पूरे रूम की सारी गैस आ जाएगी, सोचो जरा, है ना। तो इसका मतलब गैस का वॉल्यूम तो था पूरे रूम के जितना, और जब हमने उसको लिक्विड या सॉलिड बनाया तो वो 1 ड्रॉप के आसपास हो गया। इसका मीनिंग क्या है? कि गैसेस का एक्चुअल वॉल्यूम लगभग ना के बराबर है, कंसीडर्ड एज नेग्लेक्जिबल। ना के बराबर, नेग्लेक्जिबल मींस ना के बराबर, ठीक है, गैसेस का मॉलिक्यूल, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम, जबकि गैस का वॉल्यूम उसके मुकाबले काफी ज्यादा होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। These molecules are in constant random motion which result in the colliding with each other। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरा फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं। गैस के पार्टिकल लगातार मोशन में रहते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और साथ में वो जिस कंटेनर में या जिस रूम में बंद है उस रूम की दीवारों से या कंटेनर की दीवारों से भी लगातार टक्कर मारते रहते हैं। वो लगातार चलते रहते हैं, तो खुद के साथ भी टक्कर लगाते हैं, और जब सामने खुद नहीं है, दीवार है, तो दीवार से भी टक्कर मारेंगे, कंटेनर है तो कंटेनर से भी टक्कर मारेंगे। और ये जो टक्कर लगती है इनकी कंटेनर से या दीवारों से, इसी की वजह से गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक दिस विल बी क्लियर नाउ ऑल्सो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये कोलाइड करते रहते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर, विद वॉल ऑफ द कंटेनर, एज रिजल्ट मॉलिक्यूल कोलाइड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, द मॉलिक्यूल इंपार्ट सम मोमेंटम ऑफ द वॉल। मॉल के ऊपर भी वो कुछ प्रेशर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल आर परफेक्टली इलास्टिक। ये इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई? इलास्टिक कोलिजन्स, कोई जानता है इलास्टिक कोलिजन के बारे में? प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस। इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? कोलिजन का मतलब है टक्कर मारना। इलास्टिक का मतलब क्या है यहाँ पर? ये रबड़ बैंड वाला इलास्टिक नहीं है, बता देता हूँ। रबड़ वाला भी इलास्टिक नहीं है, तो कुछ और है। व्हाट इज इट? यू शुड हैव टू नो। अगर आपने ये फिजिक्स में पढ़ा है तो प्लीज टेल मी, अदरवाइज वी विल डिस्कस दिस। बताओ बेटा। परफेक्टली डिफॉर्माइज्ड जो हो जाए उसे इलास्टिक कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है बेटा, आप कुछ और समझ रहे हो। मैंने बोला प्लास्टिक वाला नहीं है ये, इलास्टिक या प्लास्टिक वाला नहीं है ये, ठीक है। अगर आपने इसको फिजिक्स में पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन तो पढ़ा है तो बताइए, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं इसको डिफाइन करता हूँ, ये अलग चीज है, नो सर। प्लास्टिक से अलग है। सर जो हाँ जी, टेंजेंसी को अपोज करता है। किसको अब वो अपोज करता है? टेंजेंसी को, टेंजेंसी मींस, एक्सप्लेन करो बेटा उसको। अगर हम किसी चीज से प्रेशर डालते हैं तो वो उसको अपोज करता है, उसके हम्म, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। सर इलास्टिक मीन्स डिफॉर्मेशन होता है। इंसा ने बहुत सही आंसर दिया। नो लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज द वर्ड आई वांट टू लिसन। अब सुनिए जरा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग शायद कुछ इस वर्ड की वजह से कंफ्यूज हैं, इसलिए शायद आंसर थोड़ा सही नहीं दे पा रहे हैं। डोंट वरी, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लो आपके पास रुई की, कॉटन कॉटन की दो बॉल्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी बॉल्स हैं। आप उनको टक्कर मारिए एक दूसरे से, ठीक है। एक पर्सन सामने खड़ा हो जाए, दूसरा उसके सामने, या फिर आप एक पाइप ले सकते हैं। पाइप के अंदर बहुत खुला बड़ा सा पाइप लो, और पाइप के अंदर आप जोर से बॉल को फेंकिए, ठीक है, किसी पीछे से कोई प्रेशर डाल के, जैसे गन के अंदर से हो जाती है ना, तो वैसे ऐसा कुछ कोई पिस्टन पीछे खींच के, और फटाफट जोर से दोनों तरफ से आप क्या कीजिए, रुई की बॉल्स को आपस में टक्कर लगाइए, कोलिजन को टक्कर।
रुई की बॉल जहां पर भी टक्कर लगाएंगी वहीं पर रुक जाएंगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं आसानी से। अब वही टक्कर जो है, दो लोहे की बॉल होनी चाहिए, दो लोहे की बॉल, छोटी ले लीजिए, बड़ी की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोनों लोहे की बॉल्स को एक गन के अंदर डालिए, अलग अलग गन्स में, और दोनों गन्स को मान लीजिए 10 फीट 20 फीट दूर रखिए और बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखिए। और ऑटोमेटिकली गन होनी चाहिए, मतलब दूर से वो संचालित हो, दूर से उनको बटन को ऑन ऑफ किया जा सके, वरना आमने सामने हमें पर्सन का भी लॉस हो सकता है ना, पर्सन को किसी को लग सकती है। तो अब ऐसा निशाना बनाइए कि दोनों गन की जो लोहे की बॉल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने टक्कर मारे। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, दोनों गन्स एक दूसरे को टक्कर लगाएंगी, दोनों लोहे की बॉल एक दूसरे को टक्कर लगाएंगे, जब गन चलाएंगे तो वो वापस रिवर्ट उतनी ही फोर्स से वापस बैक आएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। उतनी ही फोर्स है ना, इसको बोलते हैं इलास्टिक। मतलब क्या है, मान लो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, गैस है ऑक्सीजन, आपस में टक्कर मारते हैं, तो एक मॉलिक्यूल की मान लो स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे मॉलिक्यूल की स्पीड थी 10 किलोमीटर आवर। तो जब दोनों ने टक्कर मारी तो हो सकता है 5 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड वाले ने क्या किया हो, 5 किलोमीटर की स्पीड गेन कर ली हो, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा। और जो 10 वाला था उसने अपनी स्पीड लॉस कर दी, वो 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन दोनों की टोटल स्पीड अब भी उतनी ही है, आप ये समझ सकते हो, है ना। बट अगर वो रुई की बॉल हो तो वो दोनों एक दूसरे को टक्कर मारेंगी, दोनों की स्पीड खत्म, दोनों की खत्म, वो इंटरचेंज नहीं हो रही है, स्पीड इंटरचेंज नहीं होगी, स्पीड दोनों की खत्म हो जाएगी। ऐसा कोलिजन नॉन इलास्टिक होता है, जब कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लेकिन ये गैसेस जो है उनमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, जितनी फोर्स से वो लोग जा रहे थे उतनी फोर्स से वापस जाएंगे, वो इंटरचेंज हो सकता है। ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी या फोर्स इंटरचेंज तो हो जाए बट लॉस ना हो, जीरो कभी ना हो, या -1 भी ना हो कभी, उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। समझ में आ गया? यानी गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, उनकी एनर्जी कभी कम नहीं होती, वो एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। दीवार से टक्कर मार रहे हैं तो टक्कर मार के वापस आएंगे। अगर मान लो टक्कर मारने से एनर्जी कम हो, ध्यान देना अब इस मेरी बात पे, टक्कर मारने से, कोलिजन करने से अगर एनर्जी कम हो तो गैस के मॉलिक्यूल लगातार कोलाइड करते हैं, इसका मतलब उनकी एनर्जी लगातार कम हो रही है। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब गैस के मॉलिक्यूल टिक जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जो वो एनर्जी खत्म, मॉलिक्यूल नीचे बैठ गए, सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नीचे बैठ गए, सांस आना बंद, हम भी खत्म। सिंपल स्ट्रेटजी, यानी वो कोलिजन इलास्टिक होता है, इसीलिए उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, इसी वजह से वो लगातार कोलाइड कर रहे हैं। वरना वो कभी ना कभी तो एनर्जी लूज करते 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 उनकी ठंडे हो जाए और वो नीचे बैठ जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है सभी को इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? यस सर। नो लॉस ऑफ एनर्जी, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो, नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इंटरचेंज हो सकती है, टोटल एनर्जी इंटरचेंज होती रहती है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स में आपस में ही खेलते रहते हैं वो, लेकिन वो लॉस नहीं करते हैं कभी। ठीक है, तो दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक होता है गैसेस के अंदर कोलिजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द मॉलिक्यूल डोंट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, बहुत सिंपल सा वो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती गैसेस के मॉलिक्यूल में। काइनेटिक थ्योरी भी यही मानती है, आइडियल गैस में भी यही होता है, आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट नहीं होता। आइडियल गैस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे तो लिक्विड भी बन जाएंगे, लिक्विड बन गए तो वो गैस ही नहीं रहेगी, तो आइडियलिटी को कैसे बिहेव कर सकती है? यानी आइडियलिटी का रूल है, आइडियल गैस वो होती है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, अगर उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो वो रियल गैस है, आइडियल नहीं है। क्योंकि अगर अट्रैक्शन क्रिएट हो गया और वो अभी भी गैस है तो डेफिनेटली वो आइडियलिटी से नीचे गिरना शुरू हो गई है, वो गैस से लिक्विड कभी ना कभी बन जाएगी, अगर थोड़ा सा और प्रेशर डाला जाए तो अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा और वो लिक्विड बन जाएगी। तो अट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए, जीरो अट्रैक्शन तो वो आइडियल है। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आइडियल रियल गैसेस के बीच में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। अब जरा ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट इंडिविजुअल स्पीड्स ऑफ द गैसेस। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं जैसे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स जो होगा मॉलिक्यूल का वो लगभग कांस्टेंट होगा। कैसे? आपके रूम में फैन चल रहा है, फैन के नीचे स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होती है, फैन से दूर चले जाएंगे तो कम होती है। एवरेज, टोटल एवरेज तो बराबर ही रहेगा, है ना। तो ये एवरेज की बात कर रहा है, नथिंग स्पेशल इन इट। आप सिंपल बोल सकते हैं टोटल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल रिमेन्स एवरेज एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, अगर टेम्परेचर आपने बदल दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाती है उसकी। ठीक है, वो आगे पॉइंट आएगा। इफ द गैसेस हैव द वेरिएबल स्पीड दे मस्ट हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी। अगर दो अलग अलग गैसेस हैं
उनकी स्पीड अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू द मोशन, स्पीड की वजह से जो एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर दो गैसेस की अलग अलग स्पीड है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। बकवास पॉइंट कह सकते हैं ना, ठीक है, सिंपल पॉइंट या कहिए या बकवास पॉइंट कहिए, तो ऑब्वियस बात है। ऑब्वियस होता है जो ऑब्वियस है, नॉर्मल सी बात है कि ये तो हो गई। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल चेंजेस विद टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, टेम्परेचर के साथ में एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस है, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कुछ जल्दी चल रहे हैं, कुछ धीरे चल रहे हैं, कुछ बहुत धीरे चल रहे हैं। तो एवरेज जो है वो उनकी एनर्जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमेशा फिक्स रहेगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया भाई? हायर द टेम्परेचर हायर द काइनेटिक एनर्जी। सबको क्लियर है ये यहाँ तक थ्योरी? है ना, सिर्फ इसके अंदर कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या है? थ्योरेटिकल पोर्शंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब मैं आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करना नहीं, फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये लेसन हमारे उसमें बोर्ड में भी नहीं है, दूसरा IIT नीट में भी डेरिवेशंस नहीं आते हैं, है ना। तो सीधा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? दिस इज इक्वल टू 3/2 nRT। 3/2 nRT फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कीजिए बेटा। और आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, PV इक्वल nRT, आइडियल गैस का फॉर्मूला। तो nRT की जगह PV लिख सकता हूँ ना, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 3/2, और यहाँ PV लिख सकता हूँ। nRT की जगह पर PV लिखा जा सकता है, PV इक्वल nRT, दोनों बराबर होते हैं। क्लियर है? दोनों फॉर्मूले नोट कर लिए सबने? जस्ट नोट डाउन द बोथ द फॉर्मूलाज। ये दोनों फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। यानी कि आपको कुछ नहीं बस करना, बस 3/2 को याद रखना। 3/2 क्या होता है? 1.5, है ना। तो nRT की जगह nRT के साथ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। सबने कर लिए ये? नोट डाउन, यस और नोट? यस सर। यस सर। ठीक है, ये याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। वो जो थ्योरेटिकल है ना, काइनेटिक गैस थ्योरी क्या होती है, उसमें आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी बता सकते हैं, ना। गैस के मॉलिक्यूल हमेशा चलते रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, हमेशा टक्कर मारते रहते हैं, टक्कर हमेशा जो कोलिजन होता है वो हमेशा इलास्टिक होता है ना। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप जनरली जानते हो। वॉल्यूम क्या होता है? गैस जिस कंटेनर में डाल दोगे उतना ही वॉल्यूम हो जाएगा उसका, है ना। तो ऐसा कुछ, तो ये कॉमन से पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक गैसेस के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Calculate the kinetic energy of the 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट -25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के बेस पर, फॉर्मूले के बेस पर एक न्यूमेरिकल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 nRT। तो इसमें प्रेशर नहीं दे रखा अभी ऑक्सीजन का, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा, तो PV वाला फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला। लेकिन क्या nRT दे रखा है? R कांस्टेंट होता है, T उसने दे दिया, तो मतलब N भी उसने दिया हुआ है। 4 ग्राम लिखा हुआ है ना, 4 ग्राम गिवन मास। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। बाय मोलर मास। यस राइट बेटा, यस यू आर राइट। ठीक है, बाय मोलर मास, लिख देता हूँ उसको, मोलर मास। तो मोल्स क्या आ जाएंगे? गिवन मास उन्हें दे रखा है, ग्राम में ही होने चाहिए, याद रख लेना, 4 ग्राम। ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास। ऑक्सीजन का, O2 का मोलर मास कितना होता है भाई? O2 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, है ना। 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो यहाँ मैं नीचे लिख सकता हूँ 16। ये आ गया नंबर ऑफ मोल, सीधा नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह से ग्राम हटा देते हैं यहाँ से वरना कंफ्यूज करेगा ना। नंबर ऑफ मोल है इसका यूनिट। अब तो ये आपके पास आ गया नंबर ऑफ मोल, तो बाकी R आपको पता होता है हमेशा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी 3/2 n, नंबर ऑफ मोल है, n कितना निकाला हमने? 4 अरे मैंने 32 नहीं लिखा क्या, 16 लिखा, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो वो 32 आएगा बेटा, 2 होते हैं ना, गड़बड़ कर दी मैंने। आप लोग ध्यान दिया कीजिए, मेरे साथ साथ नोट करो बेटा। अगर नोट करोगे तो मुझसे कोई गलती होगी तो डेफिनेटली आप लोग मुझे अवेयर करोगे कि सर यहाँ गड़बड़ कर दी। 4/32 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई में R की वैल्यू है 8.314। ठीक है, इंटू टी कितना है? अब टी है 25 माइनस का, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। कैसे करें? जब भी किसी भी डिग्री सेल्सियस को, किसी भी डिग्री सेल्सियस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उसमें प्लस कर दो 273। 0.16 भी होता है, व्हाट आई एम सेइंग, याद रख लेना, 0.16 भी होता है, बट यहाँ पर 0.16 यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन इक्वल आ जाएगा। तो
अब 25 इसमें से माइनस करने हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 75 में से 25 घटा 250 बनता है, 2 और माइनस कर दो 248, है ना? सही है, 248 केल्विन आएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हो 248 की। लो भी बन गया, बस बात खत्म। कैलकुलेशन करनी है, कर सकते हो आप सभी अब कैलकुलेशन? यस सर। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन बची है। मैं यहाँ बाउंड्री लाइन बना दूं एक, ताकि आप फॉर्मूले में और इसमें कंफ्यूज ना हो। दैट्स इट। ठीक है, तो कैलकुलेशन से अब ये सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी को और? हाँ बेटा बोलो। सर आर की वैल्यू हमेशा 8.314 ही रहेगी? आर जो है ना बेटा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करवाऊंगा। ठीक है, अभी आप जो मैं लिखवा रहा हूँ वो याद कर लीजिए, थोड़ा सा इसका व्यू दे दूंगा। आर के लिए मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट चाहिए आर को समझाने के लिए। ठीक है, ओके सर। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आर को डिटेल में बता दूंगा। इसकी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, क्यों होती हैं, कहाँ से आया, वैल्यूज बदलती क्यों है। ठीक है, यूनिट के साथ वैल्यूज बदल जाती हैं। ठीक है, तो वो सब हम बाद में करेंगे। थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है, 15 से 20 मिनट चाहिए, आधा घंटा भी लग सकता है, कोई किसी को डाउट हो जाए तो, है ना, उसको फिर से रिपीट करें, तो वो हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि आर की वैल्यू जो मैंने बताई है वही है। इस केस में तो वही है, किसी दूसरे केस के अंदर कैसे बदलती है तो उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, बट ये वैल्यू आप ढंग से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? यहाँ इन्होंने आंसर भी दे रखा है बेटा, देखो ये है मोल, मोल बना लिए 4/32 के, ये केल्विन बना लिया, 248 सही निकाला था हमने, आर की वैल्यू भी सही है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT, यही फॉर्मूला लगाया था हमने, 3/2 nRT, है ना? और रह क्या गया? बस हो गया, आंसर निकाल दिया इसने। तो आंसर निकला 386.6 जूल। अब एनर्जी जूल में आ रही है। ठीक है, आर की वैल्यूज जो कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट चैप्टर में इजी रहे। आर की वैल्यू एक होती है 8.314 जूल। जूल अगर है तो जूल में डायरेक्ट होगा, और यहाँ आएगा पर केल्विन। ठीक है, पर मोल, पर केल्विन पर मोल कभी नहीं बदलेगा, पर केल्विन पर मोल कभी नहीं बदलेगा, याद रखना, ये यूनिट तो हमेशा सेम रहेगा। ये वाला यूनिट जब चेंज होगा, जे यहाँ जूल लगा हुआ है, जैसे ही ये यूनिट चेंज होता है तो इसकी वैल्यू में भी फर्क आना शुरू हो जाता है, 8.314 वाली वैल्यू में। एक और आर की वैल्यू है, अब देखो क्या फर्क आएगा, वो है 1.987 कैलोरी, कैलोरी है, पर केल्विन पर मोल सेम रहेगा। ठीक है, ये कभी नहीं बदलता, पर केल्विन पर मोल यहां पर भी सेम है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग ये दो वैल्यूज तो याद रखिए। अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं इसी में। ठीक है, दो वैल्यूज तो आ गई साथ में। अब याद रखना, जूल और कैलोरी, किसी को पता है 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कैलोरी में जूल कितने होते हैं, या 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एनीवन हैव आंसर? 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं? किसी को पता है? ये मुझे लग रहा है कि आपके पहले भी आया हुआ, डेफिनेटली 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होते हैं, ये भी बता देता हूँ, है ना? यस सर। कितने बोलो फिर? 1/4.2। 4.184, एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। आप लोग पता नहीं कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। एक 1 कैलोरी इक्वल 4.184 जूल। अब देखो मैंने क्या किया, ध्यान दोगे ना, आपको यूनिट क्यों बदल जाते हैं, क्या कहानी है, तो वो यहां से कुछ कुछ समझ में आ जाएगा, नॉट द ऑल बट कुछ कुछ समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये था जूल, ये है कैलोरी, तो एक कैलोरी में इतने जूल होते हैं, तो भाई टोटल इतने जूल दिए हुए हैं, तो इसको इससे मैं 4.184 से डिवाइड कर दूंगा तो 1.987 कैलोरी आ गया सीधा आंसर। यस सर। समझ में आ गया ना, सिंपल है। तो यानी कि इसका मतलब कि ये यूनिट्स जो बदलते हैं, जूल कैलोरी, ये सारे, जूल क्या होता है? एनर्जी होती है, कैलोरी क्या होती है? एनर्जी होती है, तो सब जगह पर यूनिट तो लगेगा एनर्जी का ही। ठीक है, एनर्जी और वर्क डन के यूनिट सेम होते हैं, वर्क डन भी एनर्जी होती है, तो वर्क डन का यूनिट भी लग सकता है। वर्क डन कितने टाइप के होते हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क भी होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, पी इंटू वी जो है वो भी वर्क डन होता है। ठीक है, इस और जो मैकेनिकल वर्क होता है वो भी वर्क होता है, न्यूटन वाला, न्यूटन फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस भी वर्क डन होता है। समझ रहे हो बेटा? तो ये 3-4 तरह के वर्क डन है, इनकी वजह से सबके यूनिट जूल होते हैं।
सबके यूनिट जूल है, ठीक है। जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, अर्ज भी होता है। अर्ज, अर्ज सुना ना एनर्जी का यूनिट, तो जूल, कैलोरी, अर्ज, ये सारे होते हैं। इसी वजह से आर की वैल्यू बदलती रहती है। आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आर की वैल्यू डिपेंड करेगी। क्लियर है सभी को? यस और नोट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आर जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। यानी आर कब बदलेगा वो यूनिट पर डिपेंड करता है। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया मैंने, इसकी 4-5 वैल्यूज हैं, ज्यादा भी नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, पीछे वाले यूनिट भूल जाते हैं हम, ठीक है। तो याद ही करने पड़ेंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो हम 4-5 वैल्यूज हैं, ज्यादा नहीं है। 2 तो आपने कर ली, समझो 2 हो गई, तो 3 वैल्यूज और याद कर लो। बट इनके पीछे वाले यूनिट मत भूलना बेटा, ठीक है। ये 2 वैल्यूज के कम से कम, फिर यूं समझो कि 2 वैल्यूज तो आती हैं, तो फिर नेक्स्ट में ना इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि मुझे भी नेक्स्ट में ना आपको करवाना इजी हो जाए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं सारी बताऊंगा नेक्स्ट में, ऐसा नहीं कि 2 बताऊंगा नहीं, इनके बिना तो बात ही नहीं बनेगी, सब बतानी पड़ेंगी मुझे, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बहुत आपको रिवाइज हो जाएगा, कुछ याद हो जाएगा, तो वो डेफिनेटली होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है मोलिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या है, तो इसमें सबसे पहले हम ये एक चीज समझेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी को समझते हैं, क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी का, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। मेरा जहां वीडियो चल रहा है आप वहां पर देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को मैं एक पेन की हेल्प से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए मेरे पास एक पेन है, इसका एक कैप है, कैप भी आपको दिख रहा होगा ना, मेरी वीडियो में ध्यान दीजिए बेटा। तो अगर मैं कैप को ना, देखो ऐसे करके, और कैप को ऐसे ऊपर से लगा देता हूँ बस, ठीक है। उस ऊपर से नीचे गिरा दिया मैंने। अब जरा मैं इसको जैसे ही टेढ़ा करता हूँ, कैप नीचे गिर गया, कैप वापस नीचे आ गया। अगर मैं इसको नीचे से भी ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे, फिर से नीचे गिर गया। तो आपको पता है ना कि मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी इसे बंद करने के लिए। अब देखो जरा मैं सही तरीके से बंद करता हूं, आपको एक क्लिक की आवाज आएगी, ध्यान से सुनना। आई आवाज? यस सर। है ना। यस सर। तो इसका मतलब मुझे मिनिमम मिनिमम उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि क्लिक की आवाज आए, मिनिमम एनर्जी, है ना। अगर उससे ज्यादा लगा दूं तब भी ये बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अगर कम लगाई ना, थोड़ी सी भी कम रहेगी उस एनर्जी से, तो ये कैप बंद नहीं हुए वापस खुल के नीचे गिर जाएगा। तो यानी यही चीज होती है मॉलिक्यूल्स के साथ। मॉलिक्यूल तभी जब रिएक्शन करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टक्कर मारते हैं, कोलिजन थ्योरी है मॉलिक्यूल्स की, एक कोलिजन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल तभी रिएक्ट करते हैं जब वो एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, कोलाइड करते हैं। तो जो वो टक्कर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, वो इतने पास आ जाए कि उनके बीच में बॉन्ड बन जाए, तभी तो टक्कर का फायदा होगा ना। अब होता क्या है कि अगर आपने उस एनर्जी से कम एनर्जी दे दी कि उनकी टक्कर सही तरीके से नहीं हुई, जैसे हम कैप और पेन की टक्कर लगा रहे हैं, अगर वो सही नहीं हुई, हल्का सा मैंने सिर्फ हल्का सा इसको अंदर कर दिया, धकेल दिया, तो आपको लग रहा है कैप लग गया, लेकिन जैसे मैं नीचे करता हूं तो कैप जो है वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब इनकी जो फोर्स जितनी मुझे लगानी चाहिए उतनी मैंने नहीं लगाई, ठीक है। वैसे ही कोलिजन जो मोलिक्यूल्स का, वो मिनिमम उतनी एनर्जी का कोलिजन होना चाहिए। अगर उससे कम एनर्जी रही तो मोलिक्यूल नहीं बनेगा। अब सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबके लिए अलग अलग कोलिजन का रेशो होता है, अलग अलग कोलिजन की वैल्यू होती है कि उनकी स्पीड या उनका जो एनर्जी है वो अलग अलग होती है। क्यों? अब एक पेन है आपके पास, एक मेरे पास है, क्या दोनों की फोर्स ऑफ कोलिजन जो फोर्स है उसको कैप को बंद करने के लिए बराबर होगी? हो सकता है कोई ऐसा पेन हो जिसका बहुत फोर्स हो, कई बार ना ऐसे ऐसे खोलते हैं अपन जोर लगा के, यूं खोलते हैं पेन को, है ना। क्यों? क्योंकि उसका वो कैप बड़ा टाइटली फिट होता है, कईयों का लूजली फिट होता है, इतना जोर ही नहीं लगता बिल्कुल। कईयों का तो ऐसा होता है कि आप कितना भी जोर लगा लो बंद होएगा नहीं, नीचे करते नीचे गिर जाता है। तो सबका जैसे अलग अलग होता है, कैप्स की एनर्जी अलग अलग होती है, वैसे सभी मोलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, जिस एनर्जी पर वो मोलिक्यूल बनता है ना, वो टक्कर, वो कोलिजन जिस जिस एनर्जी का सभी मोलिक्यूल्स को चाहिए, वो जो एनर्जी है वो सभी मोलिक्यूल्स की अलग अलग होती है। तो अगर वो एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स की अलग अलग है तो डेफिनेटली और उसी एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल को, अगर रिएक्टेंट को नया मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाना है तो डेफिनेटली मिनिमम एनर्जी के बैरियर से गुजरना पड़ेगा। अगर उससे कम एनर्जी हुई तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उससे ज्यादा हुई तो पक्का बन जाएगा, लेकिन उससे कम में नहीं बनेगा। तो उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी फिर से बता रहा हूं, एक लाइन में, सिंगल लाइन में, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक प्रोडक्ट, बस इतना ही। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड
टू मेक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी अब क्लियर हो गया। तो यहाँ ये ग्राफ समझ लो अपना हो गया, ठीक है। तो इस ग्राफ के अंदर बोल्टमैन और मैक्सवेल ने दिया था, ये काफी सारे इन्होंने ग्राफ दिए थे। खैर हम उनको सबको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, द व्हाइट एरिया यहाँ लिखा हुआ, द व्हाइट एरिया शो द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल इन द सैंपल दैट डोंट हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट। उनके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो रिएक्ट करें। इस पूरे व्हाइट एरिया में, इस पूरे व्हाइट एरिया में, ये जो व्हाइट एरिया है पूरा का पूरा, इस पूरे एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, उनके पास में उतनी एनर्जी नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट कर सकें, ठीक है। अब देखो दूसरा नीचे दिया हुआ, द ब्लू एरिया शो द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, ब्लू एरिया शो द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स इन द सैंपल दैट हैव इनफ एनर्जी टू रिएक्ट। इनके पास में इनफ एनर्जी है कि वो रिएक्ट कर सकें। यानी इस ब्लू, अब देखो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है इस तरफ। तो इस यहाँ इस बैरियर पर, अब ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाली लाइन है, ये हरी वाली, ठीक है। इसको अब थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। इस बैरियर से आगे वाले मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी है, ये जो ब्लू लाइन में ब्लू दिखा रखा है, इनकी एनर्जी इतनी है कि वो रिएक्शन कर सकते हैं। इससे पहले वालों के पास में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सके। तो पीछे वालों की काइनेटिक एनर्जी कम है, आगे वालों की ज्यादा है। अब इस तरफ क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल दिखा रहा है। ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। इसका मतलब इस जगह पर इस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा है। ये समझ में आया? ये हाइयर है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ सबसे ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा पार्टिकल है उनकी टोटल, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? इतनी है। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी दिस वन। और इसी को बोलते हैं, और इस जगह पर, इस काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स की जितनी स्पीड होती है, ठीक है, या जो भी एटम या पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का ये दूसरे ग्राफ के अंदर देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में बता रखा है। इस जगह पर ये पार्टिकल का नंबर है भाई, पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल इस तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी है इतनी। तो इस काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कह लो, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो बाद में निकलेगा, वेलोसिटी है, सॉरी, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ में आ गया ये सभी को, क्या यस सर। कहानी है ना। अब यस इसके सर। अलावा, ओके थैंक यू बेटा। अब इसके अलावा दो वेलोसिटियां और होती हैं। एक होती है एवरेज स्पीड वेलोसिटी। एवरेज मतलब सबसे ज्यादा पार्टिकल यहां पर हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे ना जिनकी कम है, मतलब जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो हमने रेड लाइन में दिखा रखी कि सबसे नीचे है काइनेटिक स्पीड। याद रख लेना बेटा, स्पीड, काइनेटिक स्पीड ये है हरे वाली, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये है हरे वाली काइनेटिक स्पीड, सॉरी काइनेटिक स्पीड बोलो, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इतनी है, कितने मॉलिक्यूल्स की है? तो ग्राफ में सबसे ऊपर लेफ्ट में जब जाओगे उस लाइन पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा, सबसे ज्यादा है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा ग्राफ को ना 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, आपको इजी समझ में आएगा, ठीक है। मान लो ये 1 मॉलिक्यूल है, ये 2 है। 1 में ना 1000 समझ लो आप, ठीक है। 1 का मतलब 1000 है ना। 2 का मतलब 2000 है, 3 का मतलब 3000 है, 4 का मतलब 4000 है, ठीक है। और इसको हम 5 ही मान लेते हैं ना, थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 5 है, 5000। तो यूं समझो कि 5000 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास जिनकी वेलोसिटी कितनी है, वो रेड लाइन पर जो आ रहा है, ठीक है, स्पीड। 5000 मॉलिक्यूल्स की स्पीड इतनी है। अब बात करते हैं ये ब्लू लाइन की एवरेज स्पीड, यानी कि ये, अब इस पर क्या आएगा देखो जरा, ये यहां आ गया। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये 4.5 मान लो इसको, ठीक है। तो 4500 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड ये वाली है, दूसरी एवरेज। अब एवरेज मतलब, इसका मतलब ये है कि मैंने टोटल मॉलिक्यूल गिन लिए। टोटल मॉलिक्यूल 5000 नहीं है, वो तो सिर्फ ये नंबर था कि 5000 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है। टोटल मॉलिक्यूल मान लो 1 लाख है, 20,000, 25,000, 30,000, जितना भी आपका मन करे मान लो। टोटल मॉलिक्यूल 30,000 लगा लेते हैं। 30,000 मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड क्या है? 5000 की कितनी है? बीच नीचे स्पीड वेलोसिटी दे रखी ना, तो हम इस वेलोसिटी को भी नंबर दे लेते हैं, चलो ये भी बेटर रहेगा, है ना। ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, और इसको 4 मान लेते हैं,
ठीक है, इस ब्लू वाले को 5 मान लेते हैं और ग्रीन वाले को 6 मान लेते हैं। ठीक है, सबको 1 1 में डिवाइड कर लेते हैं, इससे आपको इजी रहेगा। तो अब मुझे पता है कि 4000 स्पीड है, 4000 किलोमीटर पर आवर लगा लो, मीटर पर आवर, जो आपका मन करे। तो 4000 स्पीड है 5000 मोलिक्यूल्स की, 5000 मोलिक्यूल की स्पीड है 4000। ठीक है, टोटल मोलिक्यूल है 30,000। तो कुछ मोलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी स्पीड बहुत कम होगी, है ना, शुरू में। अगर मैं इसी ग्राफ को शुरू में लूं यहाँ पर, ठीक है, ये 1000 मोलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 1 है, 2000 मोलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 2 है, 3000 मोलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 3 है। ठीक है, 4000 मोलिक्यूल और 5000 मोलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है, जिनकी स्पीड 4 है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एवरेज सारे 30,000 मोलिक्यूल्स की जो एवरेज स्पीड बनेगी, मतलब सभी मोलिक्यूल्स की स्पीड लिखी, डिवाइड में कर दिया 30,000, तो एवरेज स्पीड आ गई। समझ में आ गया एवरेज स्पीड कैसे आई? यस और नॉट प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब सारे मॉलिक्यूल का टोटल कर दिया, अपने पास 30,000 मॉलिक्यूल थे, सबका टोटल कर दिया, एवरेज स्पीड आ गई। अब एक और स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं उसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कह रखा है इसने, RMS। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी काउंट करेंगे इसको। तो ये क्या होती है, अब इसके बारे में बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। वो क्या होता है देखिए जरा। ठीक है, वेट ए मोमेंट गाइस। ठीक है, मैं कलर बदल देता हूँ। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब मेरे पास एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल V1, फिर दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड अलग है, फिर तीसरा मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड अलग है, उसका भी स्क्वायर, फिर चौथा मॉलिक्यूल है उसका भी स्क्वायर, फिर पांचवा मॉलिक्यूल है, पांचवा, उसका भी स्क्वायर, सभी मॉलिक्यूल्स, जित छठा मॉलिक्यूल्स है उसका भी स्क्वायर कर दिया, है ना, सिक्स्थ मॉलिक्यूल का। और फिर मैंने क्या किया, सारे मॉलिक्यूल्स कैसे जोड़ लिया। हो सकता है ये इनफाइनाइट हो, ठीक है, लेकिन मैंने 6 को ही लिया, ठीक है, ताकि आसान रहे आपके लिए। तो मैंने यहां पर क्या किया, V6, जो सभी मॉलिक्यूल से नंबर आ जाएगा V6, 6 मॉलिक्यूल्स थे ना, तो ये 6, ओनली V6 ये वेलोसिटी नहीं है, मैं इसको V6 नहीं लिखूंगा, है ना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वेलोसिटी नहीं है, डिवाइड में सीधा 6 कर देते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स की स्पीड है अपने पास, डिवाइड में कर दिया 6, या फिर 6 से ज्यादा है तो मैंने डॉट लगा दिया। समझ गए? तो पहले क्या किया, हर मॉलिक्यूल की स्पीड निकाल ली, फिर उसका स्केयर किया, फिर सबको जोड़ दिया, फिर उसका एवरेज कर दिया, टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में क्या किया मैंने, फिर इसका अंडर रूट निकाल दिया। यहां तक किसी को डाउट है मैंने क्या किया अभी तक? नो सर। हर मॉलिक्यूल की स्पीड निकाल ली, उसका स्केयर कर दिया, फिर सारे मॉलिक्यूल्स की स्केयर वाली स्पीड को जोड़ दिया, फिर नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया स्केयर, फिर नीचे डिवाइड किया उसको टोटल मॉलिक्यूल से, तो ये बन गया मीन। तो स्क्वेयर, मीन और स्क्वेयर समझ में आ गया होगा। और सबसे आगे वर्ड लिखा हुआ है रूट, इंग्लिश में उल्टा चलता है ना, सबसे पहले स्क्वेयर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट करेंगे। समझ रहे हो ना बेटा, इंग्लिश उल्टी होती है। राम इज गोइंग, राम है जा रहा, हिंदी में बोलते हैं राम जा रहा है, उल्टा हो गया ना, है ना। तो इंग्लिश में उल्टा होता है, इसलिए उल्टे से पढ़िए। स्क्वेयर, सबसे पहले स्क्वेयर करना है वेलोसिटीज का, फिर मीन करना है, फिर क्या करना है, अंडर रूट। तो रूट मीन स्क्वायर उल्टा लिख रखा है, बस इसको फॉलो कीजिए। तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये इतना फचड़ा करने की क्या जरूरत आई और इस वेलोसिटी को निकालने की क्या जरूरत आई? जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बताया था मैंने अभी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होती है, 3/2 nRT, यही होती है ना। इस इक्वेशन को निकालने के लिए मुझे एवरेज चाहिए था, फिर रूट किया, फिर मीन निकाला, तो मुझे ये वाली वेलोसिटी की, ये वाला एक फॉर्मूला अपने आप बन गया, मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप बन गया, और इसकी मुझे जरूरत थी। ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की बजाय मैंने लिख दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ गए, इसका मैंने शॉर्टकट बना लिया। तो इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके लिए भी यहाँ V6 आप ये कह सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने ग्राफ के अंदर बोल्टमैन ने एक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर। क्लियर है ये सभी को? तो वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ पर वो एवरेज से कम होती है। अब आप ना ये याद रखना, इस ग्राफ को क्या याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी बीच में आएगी पक्का, मोस्ट प्रोबेबल सबसे ऊपर, मोस्ट जिसका नाम ही मोस्ट हो गया, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे नीचे है। ये बात सबको क्लियर है, याद रखनी है, एवर फॉर एवर। यस और नोट, टेल मी यस गाइस ऑन द सर। चैट बॉक्स। ठीक है, ओके, चैट बॉक्स में भी नोट कर मुझे आंसर दे सकते हैं आप लोग, बोल कर भी दे सकते हैं, जो बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन जो चैट बॉक्स में दे सकते हैं बेटा, वो चैट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।
ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपको वेलोसिटी के ग्राफ आ गए है ना। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। साइलेंट फीचर ऑफ द ग्राफ। अब देखो ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ ग्राफ के अंदर ही, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस के लिए है कि आप कुछ भूल जाओ तो। द परसेंट ऑफ द मोलिक्यूल विद ए वेरी हाई वेरी लो स्पीड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। अब ये चीज एक पॉइंट है जो मैंने ग्राफ के अंदर शायद आपको नहीं बताया। देखिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है ग्राफ में, यहाँ पर देखिए ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ इस तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो इन मोलिक्यूल्स की जो इस एरिया में। सबसे कम किसकी है, जो इधर इधर ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये देखिए इधर वाला ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसमें सबसे कम होगी। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले क्या है मॉलिक्यूल, बहुत कम है। सबसे कम और सबसे ज्यादा वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल बहुत कम है, एक्सट्रीमली स्मॉल। समझ में आ गया, दोनों का नंबर कम है, दोनों की संख्या कम है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिनकी सबसे ज्यादा स्पीड है, और सबसे कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल इनकी संख्या बहुत कम है, एवरेज वाले बहुत ज्यादा है। क्लियर है ये बात ना, ठीक है, ये पॉइंट मिस रह गया था। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मोस्टली द मॉलिक्यूल पोजेस स्पीड इन द मिडल व्हिच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हम डिफाइन कर चुके हैं कि जो मिडल में सबसे ऊपर आएंगे, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो स्पीड को फॉलो करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे। मतलब मॉलिक्यूल्स का नंबर यहां ज्यादा है, स्पीड ज्यादा नहीं है, स्पीड जितनी भी है उनकी, लेकिन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जिस स्पीड को फॉलो करते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, द टोटल एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ गिव द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन द। ऑब्वियस सी बात है, पीछे जो ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया है, ये ग्राफ का टोटल एरिया कर्व जो बना हुआ है, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने ही है, ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। नेक्स्ट आता है, इसके अलावा दो और स्पीड्स हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज। एवरेज होता है रूट मीन स्क्वायर में, पहले होता है स्क्वायर, फिर होता है मीन निकालते हैं, फिर रूट होता है, ठीक है। सबको ये पॉइंट्स क्लियर है, साइलेंट फीचर्स, यस और नॉट, प्लीज टेल मी ऑन द चैट यस बॉक्स गाइस। सर। ओके एंड मोर, बाकी सबको भी क्लियर हो गया बेटा, ओके ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। अब यहाँ पर तीनों वेलोसिटीज के मैं आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ। फॉर्मूले ध्यान से याद करने हैं, ठीक है, कुछ नहीं और कुछ नहीं है इसमें, जस्ट फॉर्मूलेज हैं, और फॉर्मूले होते ही आपका समझ लीजिए काम खत्म, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये मुझे बताने की जरूरत है क्या, चलो फुल फॉर्म लिख देते हैं भाई, है ना, वरना कंफ्यूज हो सकते हो आप। रूट मीन स्क्वायर, ये रूट मीन स्क्वायर है, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है ये, है ना, और ये एवरेज है, ये तो सीधा दिखाई दे जाएगा ना, एवरेज, ठीक है, ये एवरेज है। अब बात करते हैं ये इन तीनों के फॉर्मूला की, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 3RT/m। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT डिवाइडेड बाय m। m इज मोलर मास, याद रख लेना। r गैस कांस्टेंट है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। t टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर ऑलवेज यूज्ड इन केल्विन। सिर्फ एक जगह पर है, जो कौन सा ला था भाई, चार्ल्स ला था, जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में यूज होता था। एक अलग इक्वेशन बताई थी मैंने आपको। तो यहाँ पर m जो है वो है मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, m इज मोलर मास। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सभी नोट कर रहे हैं मेरे साथ, नोट कीजिए। यस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल खुद लिखिए अपने हाथ से, ये होती है 2RT डिवाइडेड बाय m। सबसे ज्यादा वाली कौन कौन सी थी, मैं अभी आपसे पूछने वाला हूं, सबसे ज्यादा कौन सी थी। एवरेज तो एवरेज ही होती है, आपको पता ही है ना। तो एवरेज अभी 8RT डिवाइडेड बाय पाई m। यहाँ कुछ अलग है, पाई m, पाई पता है ना सभी को, 22/7 पाई m एवरेज। अब मुझे आप लोग आंसर देंगे बेटा, सबसे ज्यादा वाली कौन सी है। सर पी वाली हमने VMPS। VMPS मोस्ट प्रोबेबल, हाँ नाम लो बेटा उसका, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सबसे ज्यादा मोलिक्यूल्स हैं जहां पर, मोस्ट प्रोबेबल
वैल्यू नहीं पूछ रहा सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा मोलिक्यूल जिस पर है वो मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। और सब एवरेज जो है इन दोनों के बीच में आती है, और सबसे कम मोलिक्यूल जिस पर है वो रूट मीन स्क्वायर में सबसे कम मोलिक्यूल होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल में सबसे ज्यादा मोलिक्यूल का अमाउंट होता है। ये सबसे ज्यादा वेलोसिटी नहीं है, इसमें मोलिक्यूल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यस, रूट मीन और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह सकते हैं। एमपीवी लिख सकते हैं आप इसे, स्पीड की जगह एस की जगह पर हर जगह पर वी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं इन वेलोसिटीज को निकालने के, ये सबको क्लियर है, याद हो जाना चाहिए अभी कौन किसका है, ठीक है। तो अब एक और चीज बताता हूँ, रूट मीन स्क्वायर को आप 3RT/m याद रख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल वैसे तो सबसे ज्यादा होती है, बट यहाँ वैल्यू 2 कम है। अब मुझे ये बताइए सबसे कम वेलोसिटी कौन से मॉलिक्यूल की है, वेलोसिटी वाले सबसे कम मॉलिक्यूल कौन से है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा किसमें है, मोस्ट प्रोबेबल में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, बट वेलोसिटी सबसे कम कौन सी है और सबसे ज्यादा कौन सी है। कम पता लग जाएगा तो ज्यादा तो अपने आप पता लग जाएगा, बताइए जरा। 8/पाई की वैल्यू को सॉल्व करके देखो जरा, क्या आता है भाई 8/पाई की वैल्यू, कोई करेगा सोल्व। 8/पाई क्या होता है, 22/7 होता है, 8 गुणा में 7, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड में आ जाएगा 22। कितना आता है, 2.5 आएगा। यानी कि 8RT की 8/पाई की जगह पर आप लिख सकते हैं 2.5RT डिवाइडेड बाय m, और वो है 2RT डिवाइडेड बाय m मोस्ट प्रोबेबल। और रूट मीन कौन सा है, 3RT डिवाइडेड बाय m। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा बड़ी वेलोसिटी है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सी है, 3RT/m वाली। समझ रहे हो, सबका रूट है, तो जिसकी वैल्यू जो, और RT/m सब में है, तो जिसकी वैल्यू 3 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, या 8/पाई ज्यादा है। 8/पाई की वैल्यू आती है 2.54, ठीक है, समथिंग समथिंग चलती रहेगी 2.5454। लेकिन और एक 2 है, एक 2.5 है, एक 3 है, तो 3 वाला सबसे ज्यादा, एवरेज वाली बीच में, और मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम। समझ में आ गया सबको, यस सर। यस है ना। सर। ओवरली बता रहा हूँ, वैसे आप खुद देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं, कोई खास चीज नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। चलिए भाई, अब दोनों बातें समझ में आ गई। मोस्ट प्रोबेबल में मोलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन वेलोसिटी सबसे कम यही होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Here is a question, guys. Calculate the root mean square velocity of the hydrogen in meter per second at 27 degree Celsius. तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा, क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, √3RT/m। यस यू आर राइट बेटा, √3RT/m मोलर मास। तो आपको हाइड्रोजन दे रखी है, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन के एटम का मोलर मास होता है 1, हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2 ग्राम, ठीक है, पर मोल। एक मोल में इतने होते हैं। तो यहाँ पर एटम लेना है कि मोलिक्यूल लेना है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, इसने सिर्फ हाइड्रोजन कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम की, वी आर कंफ्यूज। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आधा अधूरा क्वेश्चन है। जनरली बता देता हूं, जब भी हाइड्रोजन अकेला दिया तो हाइड्रोजन गैस काउंट होता है। गैस दे रखा है तो हमेशा गैस ही काउंट होगा, मतलब H2 का मोलिक्यूल, गैस का मतलब तो हाइड्रोजन H2 मोलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, अकेली तो रहती नहीं है। बट अगर कुछ भी नहीं दिया है तो जो आंसर निकलेगा ना, उसके हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का एटम दे रखा है कि गैस दे रखी है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हाइड्रोजन का एटम दे रखा है, ठीक है, बिकॉज आई नो द आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एटम दे रखा है, यानी हम लेंगे इसको हाइड्रोजन वाला एटम। हालांकि हम कह सकते हैं ये आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसको पूरा करना चाहिए इन्हें, ठीक है। या तो हाइड्रोजन गैस लिख दें, अगर एटम देना था तो फिर पीछे हाइड्रोजन जरूर, एटम जरूर लगाएं। अगर एटम नहीं दिया तो हम इसको गैस मान के करते तो ज्यादा सही था, बट इन्होंने आंसर में फिर एटम को मान के कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यानी हम ले लेंगे वाले हैं 1 ग्राम वाला, राइट है, ठीक है, हम 1 ग्राम वाले को लेंगे, इसका मतलब ये है और कुछ मतलब नहीं है, ये वाला हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो देखो भाई क्या आंसर क्या निकलेगा, VRMS क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो आ जाएगा 3 इंटू आर की वैल्यू क्या भरोगे 8.314, टी की वैल्यू क्या भरोगे 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो टेम्परेचर जो हो जाएगा 273 जोड़ दो डायरेक्ट, 273.16 होता है, बट 16 हम होल नंबर करने के लिए उसको छोड़ देते हैं, वो एक अलग बात है। तो टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा, ए जोड़ेंगे 300 आ गया, 300 केल्विन, सीधा सीधा टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, ठीक है। अब आर टेम्परेचर आ गया 300 केल्विन, डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में m मोलर मास यानी कि 1 ग्राम, ठीक है।
और ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो आंसर ये होना चाहिए। इज दिस नॉट सही कर रहा हूं सारा कुछ? यस सर। अब यहाँ पर यस एक सर। ट्विस्ट है, ठीक है, आप लोगों ने सही बोला, मेरे हिसाब से भी सही है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ आर, ये है ट्विस्ट। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? अब आर जो होता है, मैंने क्या बताया था आपको, आर जो है वो इक्वल 8.314। अब ये जूल है। जूल क्या होता है? एनर्जी होती है ना? जूल में या कैलोरी में, कैलोरी लेते तो 2 कैलोरी ले सकते थे, बट एसआई यूनिट तो जूल है, और यहाँ पर हमने केल्विन में टेम्परेचर लिया है, ठीक है। तो एसआई यूनिट मास का क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट जूल है ना, तो मास का एसआई यूनिट तो ग्राम नहीं होता ना। सबको पता है क्या होता है मास का एसआई यूनिट? बताएगा कोई मुझे? केजी सर। केजी होता है ना। यानी अगर मैंने जूल को लिया तो डेफिनेटली मुझे एसआई यूनिट ग्राम नहीं लेना है, मुझे फिर केजी लेना है। तो 1 ग्राम है मेरे पास, तो क्या करूं, 1 ग्राम को कन्वर्ट कर दूं 1 इंटू 10⁻³ ना, 1000 से डिवाइड कर दूं, है ना? तो यस आप सर। सिंपली ये कह सकते हैं कि 1000 से डिवाइड करने का मतलब, मैं इसको दोबारा से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1000 से डिवाइड ही करूंगा अब मैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ 1000, ठीक है। ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा, लेकिन इसके साथ अगर मुझे लगाना है तो वो 10⁻³ लगाना है, समझ रहे हो ना? इसके साथ अगर लगाऊंगा तो इस तरह से हमारा सम यहाँ पर अब सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू मैंने जूल ली है, जो स्टैंडर्ड है जूल, जूल स्टैंडर्ड है एनर्जी का। और एनर्जी के अंदर आपको पता है एनर्जी क्या होती है, या वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वर्क डन, है ना? तो देखिए एनर्जी या वर्क डन जो भी आप कहें। अब देखिए वर्क को या एनर्जी को फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इंटू डिस्टेंस आ गया, समझ रहे हो? डिस्टेंस मीटर में होता है, तो यानी कि मैं यहाँ पर फिर से मीटर लगा सकता हूँ। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस की जगह मैं फिर से मीटर लगा देता हूँ, तो यहाँ मीटर लग गया। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी जूल या वर्क डन अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो ऑलरेडी क्या आ रहा है? एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से ऑलरेडी एनर्जी या जूल के अंदर केजी आ रहा है, तो केजी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं ग्राम में कैसे ले सकता हूँ? मुझे यहाँ भी स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना सबको बेटा? आगे बढ़ सकते हैं अब आगे आपको बढ़ना है, आंसर निकालिए बस, यस सर। ठीक है। ओके, बाकी सबको क्लियर है ये? क्योंकि यूनिट अंदर घुसा हुआ था, मैंने उसको बाहर निकाला, और फिर आपको पता लगेगा इसे ग्राम में नहीं ले सकते, इसे केजी में लेना पड़ेगा, है ना। 1000 से डिवाइड कर दिया 1 ग्राम को, बस और कुछ नहीं किया मैंने। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिए आपके सामने सेम आंसर इन्होंने दिखा रखा है, नथिंग स्पेशल इन इट, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। 3RT/m इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, हमने इसी को यूज किया। आर की वैल्यू देखो उसने क्या ली, जूल लिया था ना, तो जूल केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने बना के दिखाया आपको अभी अभी रिसेंटली, पीछे देखिए। ये जूल होगा, अगर सब कुछ 1 हो, 1 केजी 1 मीटर हो 1 सेकंड हो, तो सब कुछ वो 1 जूल के इक्वल हो जाएगा। तो यही मैंने बनाया था ये डब्ल्यू वाला, क्लियर है ना? ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज आ रही है, आर इक्वल, वो उसने जूल की जगह पर इस यूनिट को ले लिया। अगर जूल भी लेते हो तब भी आपके माइंड में होना चाहिए कि जूल में केजी होता है, तो आप केजी को लो बजाय की जो वो है। तो हमने यहाँ क्या किया फिर, मोलर मास को देखो क्या लिया, 10⁻³ केजी पर मोल, है ना। ग्राम पर मोल नहीं, केजी पर मोल बन गया। अब 1 ग्राम का बनाया है इसने, 2 का बनाता तो 2 इंटू 10⁻³ होता है ना। टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स इट, सबकी वैल्यू भर दी, आंसर आ गया। आंसर ये आ गया। अब आंसर निकाल सकते हो ना आप लोग? दैट्स इट गाइस, समझ में आ गया यस बेटा सर। सबको ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। एक और सम है, और ये सम नहीं है एक्चुअल में, ये मजेदार चीज है, ठीक है। चलिए इसी के बारे में बताता हूँ। अब ये पूछ रहा है भी एवरेज, एवरेज बताइए, एवरेज रेशो, सॉरी, रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड एमपी दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबल। तो आप लोग मुझे फॉर्मूला बता सकते हो? ये यू जो है ना, यू लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, बात एक ही है। यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी होता है, शुरुआती वेलोसिटी को बोलते हैं, जो सबसे शुरू में होती है वो यू होता है। वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यू से जनरली इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट की जाती है, शुरू वाली, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर आप यू से करो वी से करो, कोई बात, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे, दोनों बराबर। रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला बताएगा कोई मुझे? अंडर रूट तो सब में होता है, 3 आर टी भी सब टी में बाई होता है, एम। एम भी सब में होता है, तो ये तो मैंने लिख दिया, √3 आएगा सिर्फ, है ना। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में 3 होता है। और मोस्ट प्रोबेबल बताओ भाई, कोई मोस्ट प्रोबेबल, √2RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आएगा √2RT डिवाइडेड बाय m,
ठीक है, अब एक और तीसरी कौन सी बच गई, एवरेज। एवरेज वाली भी हम कर लेते हैं, साथ में ही करते हैं एवीजी, आपको आंसर खुद समझ में आ जाएगा। एवरेज वाली क्या थी, किसी को याद है फॉर्मूला एवरेज वाले का? यस सर, 8 अंडर रूट 8 RT बाय पाई बाय एम। हाँ, 8/π/RT/m का रूट है, ठीक है, ये सारी है। इन सब में सबसे छोटी मैंने क्या बताई थी, वैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये सबसे छोटे वाली यही है। ये इसकी वैल्यू कितनी आती है, ये 2.54 आता है ना, पाई को सॉल्व करें तो RT डिवाइडेड बाय m, मैंने ओरल बताया था, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू ये आती है। तो अब बताइए जरा, सबसे छोटी कौन सी है? 3RT छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि 2RT उससे छोटा है और 2.5 उससे बड़ा है, तो 2RT सबसे छोटी ये है ना, यस सर, मोस्ट ठीक है, प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल से सबको डिवाइड कर देता हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबल का तो क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रेशो, सबका रेशो निकाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, फिर वेलोसिटी लिख रहा हूँ एवरेज, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल तो 1 आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने उसी को सबसे डिवाइड किया। इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इसको रूट मीन स्क्वायर से। तो देखो, मैं इसको अलग अलग करके आपको डिवाइड का तरीका बताता हूँ। √3 अलग कर लिया, मल्टीप्लाई में √RT/m अलग कर लिया मैंने, ठीक है, किसका, रूट मीन स्क्वायर का, ठीक है। रफ वर्क कर रहा हूँ, सेम एज इट इज। यहाँ पर क्या है, इसको भी बदल सकता हूँ मैं, किसमें, √2 और RT/m में बदल सकता हूँ इसको। अरे गलत कर दिया, रुकिए, ठीक है, सबके ऊपर नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो ये आ गया, इसको रब कर दिया और वो सिर्फ RT/m के ऊपर लगेगा। RT/m मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना इनकी, ठीक है, ये ऐसे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में दिस। और ये वाला जो है इसको, ये नहीं बचा, सॉरी, ये तो हमने कर दिया है ना। कौन सा बच गया, मोस्ट प्रोबेबल वाला ना, एवरेज वाला, ठीक है, एवरेज वाला बचा। तो एवरेज वाले को देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, ये एवरेज था, तो एवरेज वाले को यहाँ, अब इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2.54 का रूट है, इसको बाहर निकाल दिया मैंने, और मल्टीप्लाई में RT/m का रूट, ठीक है, ये अलग से है। सबको समझ में आया मैंने क्या किया है? मैं तीनों को फिर से Yes, हाईलाइट कर sir. रहा हूँ अलग पेन से, ठीक है, कुछ खास नहीं किया मैंने। दिस वन, येलो पेन देखिएगा अब आप लोग, ठीक है, दिस वन, ठीक है, मैंने इसी को इसके अंदर कन्वर्ट किया, और दिस वन। अब आपके लिए डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इसको लिया था, मोस्ट प्रोबेबल को सबसे डिवाइड करना है, इसी को सबसे डिवाइड करना है। तो 2RT, तो देखिए क्या होगा, √3/√2 बच जाएगा, RT/m दोनों कट जाएंगे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. तो यहां मैं लिख दूं √3 डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है सबको? ये स्टेप हो गया है ना, √3/√2। तो इसकी बजाय मैं चलो नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे उसका ना, √3/2 लिख सकता हूँ ओवरऑल। ये देखिए ऐसा लिख सकता हूँ इसे, √3/2, दोनों के ऊपर रूट है ना, तो उसको अंदर लेके जा सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना, यस और नोट? Yes, अब मेरे साथ, sir. हाँ, मेरे साथ इसको नोट भी करते रहिए और चैट बॉक्स पर भी मुझे आंसर देते रहिए, ताकि मुझे भरोसा रहेगा आपको ये समझ में आ रहा है। और देखिए लास्ट एवरेज, एवरेज में क्या करूं अब, 2.54 लिखूं ना, √2.54, तो ये आ जाएगा √2.54, क्योंकि मैंने उसका आंसर निकाल लिया ऑलरेडी, डिवाइड में आएगा √2। सबको इससे डिवाइड किया मैंने मोस्ट प्रोबेबल से, ठीक है, तो ये आ गया आंसर। तो √3/2 का, √2 का मतलब है अब जरा नेक्स्ट पेज निकालते हैं, वेट, नेक्स्ट पेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा MPV, ये आ जाएगा 1 रेशो था डेफिनेटली, दूसरा था एवरेज स्पीड का RMS, ठीक है, तीसरा रेशो है एवरेज का AVG, ठीक है। तो ये आ जाएगा अब √3/2, इसको क्या बोलेंगे, √3/2 को सोल्व करके देखो बेटा, किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो सोल्व कर सकता है 3/2 को। √3/2 है किसी के पास कैलकुलेटर जो सोल्व कर सके? इनकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, चलो बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल, रुकिए जरा मैं आंसर्स ही देख लेता हूँ, मेरे पास शायद रिटर्न में है कहीं, ठीक है, इसको सोल्व करके आपको याद करना है, सिंपल और साफ चीज ही है, ठीक है। तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो तो आएगी 1, वो तो क्लियर है। उसके बाद में सी, मोस्ट प्रोबेबल के बाद एवरेज, एवरेज का आएगा 1.12
1.128 ये एवरेज का है और इसका आएगा 1.224। ठीक है, ये तीनों का रेशो है। दैट्स इट। अब आप ये आधा अधूरा क्वेश्चन दे रखा है, याद रख लेना। टेम्परेचर क्योंकि सबका सेम है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है टेम्परेचर 298 है तो सबका सेम है, तो वो वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप आंसर बता सकते हो इसको देख के। रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल के बीच में उसने रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल के बीच का रेशो पूछा है। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर ऊपर रखिए, मोस्ट प्रोबेबल को नीचे रखिए, क्या आएगा 1.224 विल बी राइट आंसर। समझ में आया सभी को? यस सर। समझ गए किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है? तो आप इस तरह से ये रेशो भी अब आपको, जो मैं इसको भी मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रेशो आपको एवर फॉर एवर सबका याद रखना। बाद में किसी के बीच में भी रेशो पूछता है तो किसको किससे डिवाइड करना, बस आपको ये समझ होनी चाहिए और आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये रेशो निकाला जा सकता है जैसा हम बात कर रहे थे, बट अगर डायरेक्ट ओरली आपको याद होगा ना बेटा, तो टाइम पे निकालने का झंझट खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, है ना? आगे बढ़े। यस सर। ठीक, वरना आपको देखो √3/√2 को डिवाइड करना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना? 1.224 यस राइट आंसर। प्रभात ने सही आंसर दिया था। चलो ठीक है, ठीक है, बस आई थिंक इतना ही है। ये अब आपको आंसर दे रखा है। ठीक है, ये रहा आंसर भाई। ठीक है, अब आंसर देने वाले ने जो भी कर रखा है, जैसे भी कर रखा है, छोटी सी कहानी सीधी सीधी आंसर दी है, हमने इसको डिटेल में किया, हमने सबके आंसर निकाल लिए, सबके लिए अब रेशो निकाली जा सकती है। क्लियर है सभी को? 3RT/m और 8RT/πm का दोनों का रूट है, दोनों को डिवाइड किया बस, और कुछ नहीं किया, और रेशो ये आएगा। मैंने तीनों का बता दिया। आगे कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको एवर फॉर एवर याद भी रख सकते हैं। याद रखना है, रख नहीं सकते हैं, याद रखना है बल्कि। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, कई बार कंफ्यूजन होती है, 1.128 कौन सा होगा और 1.224 कौन सा होगा। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा है, एवरेज क्या होता है दोनों के बीच में आता है, और रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा होता है। वेलोसिटी सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर की होती है ना, मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होते हैं मोस्ट प्रोबेबल में, ये भी याद रख लेना, वो ग्राफ के हिसाब से, है ना? दोनों एक दूसरे के उल्टा चलते हैं, तो ग्राफ के हिसाब से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है? मोस्ट प्रोबेबल में। बट उसका स्पीड सबसे कम किसकी है? मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड सबसे कम है। तो और सबसे ज्यादा किसकी है? रूट मीन स्क्वायर की। एवरेज उन दोनों के बीच में आता है। तो ऐसे भी आप कंफ्यूजन से बच सकते हैं कि कौन सा क्या है। क्लियर है सभी को? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइज। एनीवन हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बाय योर माइक और बाय योर चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टेल मी गाइज, किसी को प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ सकते हैं। नो सर। नहीं है, चलो ठीक है, मैं चैट रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में देखते हैं, अगर किसी को कोई और डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो।